वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्रामिंग की चौथी क्लास पढ़ रहे हैं। इसके पहले फॉक्सट्रॉट प्रोग्रामिंग की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हम फॉक्सट्रॉट की प्रोग्रामिंग की चौथी क्लास देख रहे हैं। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और इसके बाद हम लोग लूपिंग का टॉपिक भी पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि हमने जो पिछली क्लासेस में प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि जब प्रोग्राम चलता है तो वो एक सीक्वेंस में चलता है या हम इसको सीक्वेंशियल प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, क्रम से चलता है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने प्रोग्राम जब बनाया था तो प्रोग्राम में उसके चलने का क्रम क्या था। पहले एक लाइन चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर पांचवी लाइन, इस तरीके से प्रोग्राम चलता था। वैसे तो प्रोग्राम चलने का क्रम यही होता है, लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग, खासकर अगर हम नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग की बात करें, जैसे हम अगर बात करते हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं, फॉक्सट्रॉट हो गया, C++ हो गया या VB.NET हो गया, तो बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि प्रोग्राम सीक्वेंशियल चलेगा। अब यहाँ पर सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। देखिए इसका मतलब समझिए, सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस यानी कि क्रम। अगर मान लीजिए मैं किसी जगह पर, अगर हम फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आप किसी जगह पर खड़े हैं, आपके सामने कई बेंचेस रखी हुई हैं, मान लीजिए ये बेंचेस रखी हुई हैं। अब हमको क्या करना है, हमको अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है तो हम क्या करेंगे, पहली बेंच से होते हुए दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, रोड पे चलते हैं तो कंटिन्यू चलते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में। जैसे अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग्स बनी हुई है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो आप पहली बिल्डिंग को पार करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरीके से। यही है सीक्वेंस। प्रोग्राम भी ठीक ऐसे ही काम करता है। वो पहले इंस्ट्रक्शन को चलाएगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरीके से वो पूरे इंस्ट्रक्शन को चलाता हुआ प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछली क्लासेस में वो थे सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग की, लेकिन आपको सीक्वेंशियल प्रोग्राम समझने के बाद ही आप बाकी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम हमेशा क्रम से ही चलता है। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि उस प्रोग्राम के क्रम को अपने अनुसार थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, जो सुविधा प्रोग्रामिंग में दी गई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम फाइल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। बनाने या सुधारने के लिए मॉडिफाई कमांड, जो कि हम इस कमांड विंडो में लिखेंगे, और प्रोग्राम फाइल को रन या एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, डू कमांड। तो ये ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में भी हमने ये अच्छे से देखा था। तो मैं आपको अभी आगे का बताता हूँ कि प्रोग्राम हमेशा कैसे चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम हमेशा चलता है सीक्वेंस में, यानी कि क्रम में चलता है। ठीक है, प्रोग्राम किस में चलेगा, क्रम में। लेकिन अगर, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ही है कि प्रोग्राम एक के बाद एक ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर मैंने एक लाइन लिखा, फिर मैंने दूसरी लाइन लिखा, फिर मैंने तीसरा लिखा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, पहली लाइन को चलाएगा, फिर दूसरी लाइन आएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली लाइन को चलाने के बाद वो तीसरे में आ जाए, या तीसरे के बाद वो सीधे पांचवें या छठवें में आ जाए। इस तरीके से जो है आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन हम कुछ कंडीशंस का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। तो एक चीज तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, और वो ये है कि प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्राम हमेशा सीक्वेंस में चलता है, यानी कि क्रम में चलता है। आपको हमेशा लाइन से ही चलना है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए तो प्रोग्रामिंग में कुछ सुविधा दी जाती है जिन्हें कहा जाता है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो, ये कंट्रोल फ्लो कोई नई चीज नहीं है, ये आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से देखने को मिल जाएगी। अगर हम फॉक्सट्रॉट की बात ना करके C++ या VB.NET या अन्य किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां भी आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में मेन हम 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर होगा कंट्रोल फ्लो में, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हम सेकंड एक और इसमें देखेंगे जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा लूपिंग। तो यहाँ पर ये दो चीज आपको देखने मिलेगी, एक डिसीजन मेकिंग और दूसरा देखने मिलेगा लूपिंग। इन दोनों से क्या होगा, ये जो सीक्वेंशियल प्रोग्राम है आप इसको थोड़ा बहुत बदल सकते हैं और अपने हिसाब से अगर आप लाइन से ना चलाना चाहें तो आप किसी स्टेटमेंट को छोड़ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दोनों का थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ एक समझने के लिए। जैसे डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, पहली स्टेटमेंट चलेगी, फिर दूसरा, फिर अगर आप चाहें तो तीसरे को छोड़ करके चौथे में आ सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, या फिर आप पहले से डायरेक्ट आ सकते हैं। मतलब आप ये कर सकते हैं कि लाइन से नीचे ना जा करके प्रोग्राम चलाएं और एक विशेष कंडीशन से किसी चीज को छोड़ के सीधे आप किसी दूसरी लाइन या दूसरे इंस्ट्रक्शन के पास पहुंच जाएं। ठीक है, मतलब ये है कि हम चल रहे हैं, चलते चलते हमको लगा कि भाई यहाँ से हमको सीधे नीचे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे। ये हम कर सकते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होगा। लूपिंग में क्या होता है, अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग क्या है या लूपिंग क्या है, बाद में इसको डिटेल में भी हम लोग देखने वाले हैं। लूपिंग में क्या होता है, अब लूपिंग का मतलब समझिए। लूपिंग शब्द क्या है, लूपिंग मतलब होता है, देखिए लूप क्या है, अगर एक ग्राउंड है, ऐसे समझ लीजिए ग्राउंड है, गोल ग्राउंड है, ठीक है, आप इस जगह पे खड़े हैं, आप उस ग्राउंड में एक चक्कर लगाते हैं और घूम के फिर उसी जगह पर आ जाते हैं, फिर आप उसी जगह से चक्कर लगाते हैं, घूम के यहीं आ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जिस जगह से आपने चलना चालू किया है आप पूरा एक सर्कल घूम के उसी जगह पर वापस आ जा रहे हैं, तो ये है लूपिंग, इसको बोलते हैं लूप। मतलब ये जो चल रहा है ये क्या है, तो यही है लूप है। तो यहाँ प्रोग्राम में आप बोलेंगे ये प्रोग्राम में कैसे काम करेगा, ये हम आगे देखने वाले हैं, आगे की क्लासेस में देखेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम में कैसे काम करेगा, तो देखिए जैसे कि इसमें क्या होगा, प्रोग्राम तो चलता सीक्वेंशियली है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन अब जब प्रोग्राम पांचवी लाइन को चलाने के बाद बाहर आ जा रहा है, अब वो बाहर ना आकर के हम उसको वापस रोटेट करके फिर से यहाँ से या किसी भी दूसरी जगह से चला सकते हैं। मतलब हम प्रोग्राम के किसी भी जगह पर लूप लगा देंगे और उस पार्ट को हम बार बार चला सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आप आखिरी से दोबारा चलाएं, आप बीच से भी प्रोग्राम को बार बार रोटेट करवा सकते हैं। तो ये होता है लूपिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, प्रोग्राम तो सीक्वेंशियली है, लेकिन अगर उस सीक्वेंशियल प्रोग्राम को हम किसी स्टेटमेंट को छोड़ के दूसरे में चले जा रहे हैं, तो हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि भाई ये अगर एक कंडीशन सही होती है तो कहाँ जाना है, नहीं होती है तो कहाँ जाना है। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग। बार बार चल रहा है प्रोग्राम, तो वो हो गया लूपिंग। चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। फॉक्सरो में कई टाइप की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज की जा सकती हैं। जैसे कि हम फॉक्सरो में यूज कर सकते हैं इफ और एंड इफ, एंड और इफ एक साथ रहेगा यहाँ पर, इफ एंड इफ। अब ये इफ एंड इफ क्या है, तो इफ एंड इफ का मतलब है कि ये इफ से स्टार्ट होगा और एंड इफ पर जाकर के ये खत्म हो जाएगा। आगे हम बताता हूं कि ये कैसे काम करेगा। इसके अलावा हम और यूज कर सकते हैं इफ, एल्स, एंड इफ। इसमें सही गलत दो डिसीजन दी जा सकती हैं। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं इसमें इफ एल्स में, अच्छा हम चाहें तो इफ एल्स को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मतलब हम कई इफ एल्स को एक साथ भी लगा सकते हैं, जिसको हम इफ एल्स कंडीशन में इस तरीके से यूज करते हैं कि एक लगाए इफ, फिर एल्स लगाए, फिर इफ लगाए, फिर एल्स लगाए। इस तरीके से हम लोग इसको लंबा भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर काम करता है, मतलब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। नेस्टेड इफ भी यूज करते हैं, मैं आपको मेन टॉपिक अभी बता रहा हूँ। उसके अलावा आप इसमें एक यूज कर सकते हैं डू केस और एंड केस यूज कर सकते हैं, डू केस और एंड केस, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन अगर देखें तो ये तीन है। बाकी इफ एल्स को हम लोग नेस्टेड इफ की तरह भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा जो कि हम यूज करने वाले हैं इफ एंड इफ में। ठीक है, अभी हम लोग एक फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं इफ एंड इफ, जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपको यहाँ पर कमांड विंडो में
आप लिखेंगे मॉडिफाई कमांड, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर मॉडी और कॉम, दोनों कमांड के 4 लेटर। हमने कुछ फाइल्स बनाया था, 4 फाइल्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक और फाइल P4 नाम से हमने एक फाइल बना दिया। ये दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कमांड बड़ा लगता है तो 4 लेटर लिख लीजिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर करने पर आपके सामने एक विंडो ओपन होता है। इस विंडो में आपको आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ मिलेगा और साथ में लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर .prg। PRG यहाँ पर प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम है। अब हम इफ एंड इफ का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि साधारण एग्जांपल की इफ एंड इफ कैसे काम करता है। चलिए एक नॉर्मल एग्जांपल लें, जैसे कि एक वोट का देख लेते हैं। वोट यानी कि अगर हम एक वोटिंग का प्रोग्राम जनरली बनाना चाहें, वोटिंग का मान लेते हैं 18 को ले लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, समझने के लिए, कि अगर मान लीजिए हम ऐसा चाहें कि एक प्रोग्राम हो जिसमें पूछे कि एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज, या यहाँ पर बोलते हैं एंटर एज, और आप अगर इसमें एज डालते हैं 20 या 18 या 18 से कोई भी ऊपर या 18 का, तो वो बताना चाहिए कि यू कैन वोट, आप वोट डाल सकते हैं, यू कैन वोट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कुछ नहीं बताएगा। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कंडीशन गलत हो तो क्या करें, तो उसके लिए इफ एल्स यूज करना होगा। अभी हम लोग इफ एंड इफ यूज कर रहे हैं। देखिए एल्स समझने से पहले आपको नॉर्मल इफ एंड इफ समझ लेना ज्यादा सही रहेगा, ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, हम लोग देखिए इस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में देखा है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमको डालना क्या है, हमको डालना है एज, और एज एक नंबर है। जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में देखा है कि न्यूमेरिक वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, स्टोर, फिर हम यहाँ 0 लिख देते हैं, और यहाँ पर एक वेरिएबल हम बना लेते हैं ए। तो ये ए एक वेरिएबल है, और किस टाइप का वेरिएबल है मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, मतलब ये नंबर स्टोर करेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये देखा था कि अगर स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है और न्यूमेरिक वैल्यू लेना है तो उसके सामने हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट, और इनपुट के बाद हम अपना मैसेज लिख देते हैं। आप मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर एज लिखना है तो हमने एंटर एज लिख दिया, 2 करके हमने ए लिख दिया। ए क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर ए नाम का न्यूमेरिक वेरिएबल बनाए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी एज हम यहाँ पर डालें, जैसे इनपुट क्या कर रहा है, तो मैसेज दिखा रहा है और नंबर को वेरिएबल में डालेगा। तो होगा क्या, इनपुट लिखने से इन्वर्टेड कॉमा का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर अभी नहीं आएगा, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है पिछली क्लासेस में। ये सब कब होगा, जब आप पूरा प्रोग्राम बना करके उसको सेव कर लेंगे और उसके बाद आप उसको डू कमांड से रन कराएंगे। तो ये हम देखने वाले हैं अभी। तो एंटर एज लिख दिए। अब इससे क्या होगा, इससे ये 20 वाली एज है, ये 20 वाली एज चली जाएगी किसमें, ए नाम के वेरिएबल में। फिर बता रहा हूं मैं, अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा, पहले पूरा प्रोग्राम बनाना है, सेव करना है, फिर रन कराना है उसको, तब ये आउटपुट आपको मिलेगा। तो इनपुट ने मैसेज दिखाया, 20 गया किसमें, ए में गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अभी तक प्रोग्राम सीक्वेंस में चल रहा है, अब आपको यहाँ पर लगा देना है इफ। अब आपने इफ लगाया, अब आप एक कंडीशन दीजिए ये चेक करने के लिए कि हमको करना क्या है। तो हमको करना ये है, वोट डालने का लेना है। तो वोट कौन डाल सकता है, वोट वो डाल सकता है जिसकी एज 18 साल से बड़ी या उससे बराबर हो, वो वोट डाल सकता है। अगर हम ऐसा एक कंडीशन रखना चाहें कि वो व्यक्ति वोट डाल सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए है, केवल हम लोग कुछ भी कंडीशन डाल सकते हैं। समझने के लिए हमने एक ले लिया एग्जाम्पल कि जिसकी एज बड़ी या बराबर हो 18 से। आप बड़ा भी कर सकते हैं, आप उसमें अपने अनुसार बदल भी सकते हैं कुछ भी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ, और हम लिख देते हैं यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये जो लिखा है ये है हमारी कंडीशन। अब होगा क्या, तो होगा ये कि प्रोग्राम तो सीक्वेंशियली चलता है। तो प्रोग्राम सबसे पहले क्या करेगा,
ए में स्टोर कर देगा 0 को, उसके बाद इनपुट एक मैसेज दिखाएगा एंटर एज, और आप जो भी यहाँ पर एज डालेंगे वो एज चली जाएगी किसमें, ए नाम के वेरिएबल में। अब ए की वैल्यू हो चुकी है 20 इसके अकॉर्डिंग। अब प्रोग्राम सीक्वेंशियल है, तो सीक्वेंशियल होने के कारण वो चलते हुए कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोग्राम चलते हुए किसके पास आएगा, इफ के पास। अब जैसे ही प्रोग्राम इफ के पास आया तो वो चेक करेगा सामने वाली कंडीशन को। अब देखिए भाई, जहां पर कंडीशन होती है तो वहां पर दो चीजें होती है। क्या होती है, या तो कंडीशन सही होती है या फिर कंडीशन गलत हो जाती है। तो अगर कंडीशन सही हुई तो प्रोग्राम कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा और नीचे आएगा। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो प्रोग्राम क्या करेगा, एंडिंग से बाहर आएगा। अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंडीशन हमने लिख दिया। अब हम इसके नीचे एक मैसेज लिख देते हैं। तो मैसेज हमारा क्या है, यहाँ पर हम डिस्प्ले कराना चाहते थे यू कैन वोट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू कैन वोट। मैसेज है इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, और उस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है क्लास में कि डिस्प्ले कराने के लिए मैसेज को या वेरिएबल की वैल्यू को क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए एंडिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें होता बहुत ही सिंपल चीजें। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप केवल 3 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज ये है कि प्रोग्राम सीक्वेंस यानी कि लाइन से चलता हुआ इफ के पास आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये पूरा बनाने के बाद अब हम इसको पूरा जब प्रोग्राम बन जाएगा तो कीबोर्ड से हम दबाएंगे Ctrl+W, जिससे ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा और ये बॉक्स क्लोज हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डू, और डू करके हम लोग लिख देंगे फाइल का नाम जो कि हमने P4 रखा है, और एंटर करेंगे। तो एंटर करने पर अब प्रोग्राम रन होगा। अब रन होगा तो 3 चीजें जो मैंने बोला था वो समझिए क्या होता है। पहली चीज ये ध्यान रखिए, प्रोग्राम लाइन से चलेगा, पहले वो इसको चलाएगा, फिर उसके बाद इनपुट से एंटर एज का मैसेज आएगा, उसके बाद जो हम नंबर डालेंगे वो ए में चला जाएगा, ए की वैल्यू 20 हो गई। अब प्रोग्राम इफ के पास आएगा। तो यहाँ पर आप पहली चीज समझिए। पहली चीज ये है, आपको 3 चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज ये है कि अगर इफ के सामने दी गई कंडीशन सही होती है, इफ के सामने दी गई कंडीशन सही होती है, तो प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम उसको नीचे चलने देता है। मतलब बोलता है कंटिन्यू, भाई सही है मतलब नीचे जा सकते हो। तो ये नीचे आया। अब नीचे देखिए हमने एक लाइन लिख करके रखा है यू कैन वोट, तो यू कैन वोट को दिखाएगा। और भी कुछ है तो वो भी करेगा। यू कैन वोट दिखाने के बाद ये आएगा एंड इफ के पास, और एंड इफ से फिर ये प्रोग्राम निकल जाएगा यहाँ से बाहर। ठीक है, बाहर कुछ है नहीं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और मैसेज के रूप में क्या आ जाएगा, यू कैन वोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली चीज हुई। पहली चीज क्या है कि अगर कंडीशन सही है तो सही होने के बाद क्या करेगा, ये सही होने के बाद ये नीचे जाने देगा। कैसे सही हुई कंडीशन, 20 ए में गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब आप चेक करिए 20 बड़ा या बराबर है कि 18 से, बड़ा या बराबर। अगर ये दोनों साइन लगा है तो उसका मतलब ये है कि या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, दोनों को सही मान लिया जाएगा। तो a यानी कि 20 बड़ा है 18 से, ये सही है। तो कंडीशन सही होने के कारण प्रोग्राम बोलेगा, इफ बोलेगा ठीक है भाई कंडीशन सही है, तुम नीचे जा सकते हो, जाओ। नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या किया उसने, इस मैसेज को दिखाया। उसके बाद और नीचे आया, एंड इफ मिला, एंड इफ से बाहर हो गया, बाहर कुछ है नहीं, मतलब प्रोग्राम आपका बंद। अगर मान लीजिए, अब सेकंड चीज देखते हैं, अगर कंडीशन गलत होती, अब हम क्या करते हैं, हम फिर से डू करके इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। डू करके P4 लिखते हैं अपनी फाइल का नाम और रन कराते हैं। जब हम रन कराते हैं तो फिर से वही होगा, प्रोग्राम तो सीक्वेंस में चलता है। ए की वैल्यू 0 हुई, इनपुट ने मैसेज दिखाया, हमको नंबर डालने बोला, इस बार हम इसमें डाल देते हैं 17। अब ये 17 कहाँ चला गया, 17 चला गया ए में। अब प्रोग्राम आया किसके पास, इफ के पास, लाइन से आएगा ना भाई, तो इफ के पास आया। अब यहाँ पर आने के बाद इसने देखा कि ए की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो क्या 17 बड़ा या बराबर है 18 से, नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, गलत। तो दूसरी चीज ध्यान रखिए कि अगर कंडीशन गलत हो जाती है
तो गलत होने पर ये इसको नीचे जाने नहीं देगा, ये बोलेगा नहीं भाई ये तो कंडीशन गलत हो गई है, बोलेगा अब मैं तुमको नीचे नहीं जाने दूंगा। अब ये सीधे इफ क्या करेगा, यहां से उठा के इसको एंड इफ से बाहर निकाल देगा। क्या किया उसने, सीधे एंड इफ से क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो अगर ये एंड इफ से बाहर हो गया तो इसका मतलब ये है कि बीच का मैसेज तो आया नहीं और एंड इफ के बाहर कुछ लिखा नहीं है, तो प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ पर एंड इफ से बाहर निकल गया और कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम भी बंद हो गया अपने आप। तो दो चीजें हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, अगर ये सही है तो सही होने पर क्या होगा, इफ के नीचे आएगा और जितनी भी एक लाइन हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 लाइन हो, ये जितनी भी लाइन हो, उनको चलाता हुआ लाइन से एंड इफ से बाहर निकल जाएगा। और अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो फिर ये सीधे इफ से होता हुआ एंड इफ से बाहर जाएगा, ये बीच की लाइन को नहीं चला पाएगा। वही सीधी सी बात है ना, अगर मान लीजिए किसी चीज की टिकट लिया है आदमी, तब तो अंदर घुसेगा, और अगर टिकट लिया है तो ये अंदर जाएगा बढ़िया घूमते हुए, क्या होगा, गेट से बाहर। और अगर उसने टिकट लिया ही नहीं तो फिर अंदर थोड़ी जाने देगा, बोलेगा जाओ भाई घूम के गेट से बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सही होने पर इफ के नीचे आते हुए बाहर निकलेगा और गलत होने पर सीधे इफ से वो कहाँ हो जाएगा, इफ से होता हुआ एंड इफ से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरी चीज क्या ध्यान में रखना है, तो ये तो दो चीजें हो गई, पहला सही है तो लाइन से चलता हुआ नीचे, और दूसरा अगर गलत है तो सीधे एंड इफ से बाहर। और तीसरी चीज ये ध्यान रखिए कि कुछ भी हो, चाहे ये सही हो चाहे ये गलत हो, अगर आपने एंड इफ के बाहर कुछ लिख करके रखा है तो वो तो चलना ही है, क्योंकि एंड इफ से बाहर तो प्रोग्राम आ ही रहा है, चाहे वो सही होने पर आए या फिर वो गलत होने पर आए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, इफ एंड इफ की। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि चलो सही है तो ठीक है चल रहा है, गलत होने पर तो नहीं चल रहा है, गलत होने पर क्या हो, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है क्या, इफ एल्स एंड इफ यूज करना पड़ता है। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। आपको करना बस ये होगा कि आपको अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पर इफ की कंडीशन के बाद ये जो मैसेज है उसके बाद आपको एक एल्स लिखना होगा और आपको एक और मैसेज यहाँ पर लिख देना होगा, जैसे कि मैं लिख देता हूं यू कैन नॉट वोट। ये मैसेज हमने यहाँ पर लिख दिया यू कैन नॉट वोट, और उसके बाद हमने लगा दिया एंड इफ। अब अगर आपके पिछला प्रोग्राम आपके समझ में आया है तो आप ये तो समझ चुके होंगे कि कंडीशन सही होने पर वो क्या कर रहा है, इफ के नीचे चला रहा है और फिर एंड इफ से बाहर आ रहा है, और गलत होने पर सीधे एंड इफ से बाहर आ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्स लगने से क्या हुआ, एल्स मतलब क्या, एल्स मतलब इसके अलावा या अन्यथा या नहीं तो क्या होगा, अपन बोलते हैं नहीं तो क्या होगा, वैसा होता है एल्स। अब देखिए होगा क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी ने एज डाला 25, प्रोग्राम सीक्वेंस में चलेगा। ध्यान रखिएगा हर बार आपको प्रोग्राम को डू करके इसको रन कराना है। तो जैसे हमने डू करके रन कराया, ये प्रोग्राम में आप चेंज करिए। चेंज कैसे करेंगे, मॉडिफाई कमांड से आपने उसको बनाया था, दोबारा आप मॉडिफाई कमांड करके नाम लिखिए तो उससे ये प्रोग्राम खुल जाएगा। इसमें आप चेंजेस कर दीजिए एल्स लगा करके, और कंट्रोल W से उसको आप सेव कर दीजिए और फिर डू करके रन कराएंगे। जैसे रन कराएंगे ए वेरिएबल बना, एंटर एज का मैसेज आया, उसके बाद जो भी हमने 25 डाला ए में चला गया, कंडीशन चेक किया क्या 25 बड़ा या बराबर है 18 से, बिल्कुल सही बड़ा है, कंडीशन सही हो रही है। तो सही होने पर क्या करता है ये, इफ के नीचे आता है, तो वही बोला ठीक है सही है। इफ के नीचे क्या लिखा है, यू कैन वोट, तो यहाँ पर मैसेज आ गया यू कैन वोट। और उसके बाद क्या होगा, एल्स को नहीं चलाएगा ये। अब ये तुरंत जैसी एल्स को देखेगा तो ये तुरंत क्या करेगा, एंड इफ से बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन सही होती है तो सही होने पर ये इफ के नीचे वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको चलाता है, और एल्स के स्टेटमेंट को छोड़ करके एंड इफ से बाहर हो जाता है। और इसी की जगह पर अगर हम इसको फिर से कंट्रोल W करके, सेव तो है ही है, अगर डू करके इसको फिर से रन कराते हैं हम लोग, और यहाँ पर अब मान लीजिए मैं 17 डालता हूं, तो अब क्या होगा, ए वेरिएबल बना, 17 गया ए में, यहाँ पर अब वैल्यू चेंज हो गई है, 17 हो गई है 17, तो क्या 17 बड़ा या बराबर है 18 से, गलत है। तो गलत होने पर अब वो क्या करेगा, पहले वो एंड इफ से बाहर आता था,
लेकिन अब वो क्या करेगा, अब वो इफ को छोड़ करके एल्स को यूज करेगा। सही होती तो किसको यूज करता, इफ यूज करता और एल्स को छोड़ देता और एंड इफ से बाहर आता। और अगर कंडीशन गलत हो जा रही है तो इफ के नीचे वाले को छोड़ रहा है और किसको चला रहा है, ये एल्स को चला रहा है। एल्स में क्या लिखा है देखिए, एल्स में लिखा है यू कैन नॉट वोट, और उसके बाद ये एंड इफ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, दो ही चीजें हमारे सामने हैं, या तो ये कंडीशन सही है, अगर सही है तो इफ के नीचे वाले को चलाएगा, एल्स को छोड़ेगा और एंड इफ से बाहर। अगर कंडीशन गलत हो रही है तो इफ के नीचे वाली कंडीशन को छोड़ के एल्स को चलाएगा और एंड इफ से बाहर। देखिए तीसरी कोई चीज कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि कंडीशन में केवल दो ही स्थितियां बनती है, या तो कंडीशन सही बनती है या फिर कंडीशन गलत बनती है। तो अगर कंडीशन सही बन रही है तो फिर इफ के नीचे वाला, और गलत बन रही है तो एल्स के नीचे वाला, दोनों ही कंडीशन पे उसको एंड इफ से बाहर निकलना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि कंट्रोल फ्लो में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, और उस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ एंड इफ कैसे यूज किया जाता है, इफ एल्स एंड इफ कैसे यूज किया जाता है। आगे की क्लासेस में आपको और डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।